पूरा अच्छे से समझ में आएगा सबको, जिसको नहीं आया बाद में देख लेना वीडियो, ठीक है। चलो देखो अभी, अब अपन देख रहे हैं कि रूमिनेंट में और नॉन रूमिनेंट में मेन डिफरेंस क्या है। मतलब जो रूमिनेंट है, जो अपना कंपाउंड स्टोमक यानी पॉलीगैस्ट्रिक जो एनिमल है, और जो नॉन रूमिनेंट है जो मोनोगैस्ट्रिक एनिमल है, उनमें अंतर क्या है। तो देखो रूमिनेंट्स, ये अच्छे समझना रे, फर्स्ट ईयर वाला तुम्हारे मेन एग्जाम में आता ही है नॉन रूमिनेंट्स, ठीक है। तो देखो रूमिनेंट्स का क्या है, जल्दी जल्दी बताऊंगा मैं। रूमिनेंट्स जो है, इनके पास क्या होता है, कंपाउंड स्टोमक होता है, ठीक है। कंपाउंड स्टोमक मतलब समझ में आ रहा है, पॉलीगैस्ट्रिक कंपाउंड स्टोमक। जबकि इनके पास कंपाउंड स्टोमक नहीं होता, इनके पास क्या होता है, सिंपल स्टोमक, सिंपल। समझ में आया पहला डिफरेंस। दूसरा क्या है, इनका जो स्टोमक है कंपाउंड होता है था, 4 चेंबर होते हैं, इनके कितने चेंबर होते हैं, 1 चेंबर होता। अगला, इनके 4 चेंबर है, इनके सारे चेंबर इतने बड़े बड़े हैं, तो इनकी कैपेसिटी क्या होती है, क्षमता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो इनकी कैपेसिटी लिख रहा हूँ मैं, कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत हाई रहती है, जबकि इनकी कैपेसिटी लो रहती है। अगला, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना खाते हैं, तो क्वांटिटी ऑफ फूड लिख रहा हूँ मैं ना, क्वांटिटी मतलब मात्रा, ठीक है। क्वांटिटी यानी मात्रा किसकी, फूड की, भोजन की, कितनी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जबकि इनकी कम होती। कितना खाते रहे अपन, थोड़ा ही तो खाते हैं, जबकि गाय भैंस देख कितना खा जाती, ठीक है। आगे, अगला, अगला क्या है, इनमें रूमिनेशन होता है जबकि इनमें रूमिनेशन नहीं होता। तो लिख रहा हूं मैं इधर, इनमें रूमिनेशन होता है जबकि इनमें रूमिनेशन नहीं होता। अपन करते क्या जुगाली, खाली बेटे बेटे जुगाली कर रहे, करते क्या अपन, नहीं करते, ठीक है। आगे, इनमें माइक्रोबियल डाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब सूक्ष्म जीवों द्वारा पाचन होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तुमने देखा रूमेन में पूरा माइक्रोबियल डाइजेशन हो रहा है, समझ में आ रहा। तो इनमें माइक्रोबियल यानी सूक्ष्म जीवियों द्वारा डाइजेशन हो रहा है, और बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये ज़्यादा को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, माइक्रोबियल डाइजेशन बहुत ज़्यादा। जबकि इनमें इनमें भी होता है माइक्रोबियल डाइजेशन, अपनी इंटेस्टाइन अपनी आंतों में माइक्रोबियल डाइजेशन होता है ना, लेकिन बहुत कम होता है, तो बहुत कम होता है। ध्यान रखना, दोनों में माइक्रोबियल डाइजेशन होता है, यूं नहीं कि नॉन रूमिनेंट में होता ही नहीं है, होता है भाई, ठीक है, लेकिन बहुत कम होता है। आगे, एंजाइमेटिक डाइजेशन। एंजाइमेटिक डाइजेशन मतलब एंजाइम के द्वारा पाचन। तो मुझे बताओ रूमिनेंट्स में एंजाइम के द्वारा पाचन ज़्यादा होता है, कम होता है, कम होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनमें 3 चेंबर, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, ये तो देख माइक्रोब से भरे हुए हैं, मतलब रूमेन और रेटिकुलम, तो ठीक है। तो इनमें एंजाइम के द्वारा पाचन कम होता है, जबकि नॉन रूमिनेंट में मेन डाइजेशन किसका है, एंजाइमेटिक, किसका है, एंजाइमेटिक, मतलब एंजाइमों के द्वारा पाचन। तो एंजाइमों के द्वारा पाचन किस में ज़्यादा होता है, नॉन रूमिनेंट में, और रूमिनेंट में बहुत कम होता है। अगला, अगला क्या है, अब देखो, इनमें सर्वाधिक पाचन और अवशोषण कहाँ पे होता है, रूमेन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूमेन में सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है। जबकि नॉन रूमिनेंट मतलब कुत्ते बिल्ली में क्या होता है, सर्वाधिक पाचन और अवशोषण कहाँ पे होता है, बताओ जल्दी, कहाँ पे होता है, आंत में, इंटेस्टाइन में, ठीक है। इसी वजह से रूमिनेंट को क्या बोलते हैं, इसी वजह से रूमिनेंट को क्या बोलते हैं, इसी वजह से रूमिनेंट को फोर गट डाइजेस्टर बोलते हैं। ये पहले लेक्चर में पढ़ाया मैंने, फोर गट डाइजेस्टर्स, फोर मतलब आगे, जिनमें पाचन आगे होता है उसे बोलेंगे फोर गट डाइजेस्टर्स, और इनमें पाचन क्या होता है, पीछे इंटेस्टाइन में होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हाइंड गट डाइजेस्टर। समझ में आ रहा सभी को, ठीक है। आगे,
नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो, रूमिनेंट जो है एकदम हाई क्वालिटी के प्रोटीन को, जिसकी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा है, इतने हाई क्वालिटी के प्रोटीन को भी संश्लेषित कर सकते हैं, किसके द्वारा, रूमेन के माइक्रोब्स के द्वारा। ठीक है, हाई क्वालिटी प्रोटीन, तो रूमिनेंट में देखो प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, हाई क्वालिटी के प्रोटीन दे दिया जाता है अपन, फिर भी वो उसको सिंथेसाइज कर लेते हैं, संश्लेषित कर लेते हैं, किसके द्वारा, किसके द्वारा बढ़ाया भी इससे पहले मैंने, माइक्रोब्स के द्वारा, क्योंकि उनमें क्या होता है, माइक्रोब्स ज़्यादा होते हैं, तो ये राइट का चिन्ह लगा रहा हूँ मैं, जबकि ये नहीं कर पाते, ये इतना प्रोटीन का संश्लेषण या सिंथेसिस नहीं कर पाते। ठीक है, अगला, एनपीएन का नाम सुना है क्या, एनपीएन सुना है, नहीं सुना तो सुन लो, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, ये क्या है, एनपीएन कंपाउंड से, तो ये जो है इनका भी सिंथेसिस कर लेते हैं, संश्लेषित कर लेते हैं, कौन, रूमिनेंट, किसकी सहायता से, माइक्रोब्स की सहायता से, जबकि ये नहीं कर पाते। ठीक है, तो मुझे बताओ सेल्यूलोज का पाचन कर पाएंगे क्या रूमिनेंट्स, क्योंकि घास फूसों में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, तो ये तो सेल्यूलोज का पाचन कर सकते हैं, तो सेल्यूलोज का पाचन कर लेते हैं, लेकिन अपन कर पाएंगे क्या, अपन कच्ची सब्जी अपन कच्ची सब्जी खा सकते हैं क्या, नहीं खा सकते, क्यों, क्योंकि कच्ची सब्जी में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, इसलिए अपन सब्जी को क्या करते हैं, पकाते हैं, पकाने से क्या होता है, सेल्यूलोज टूट जाता है, तो सेल्यूलोज जब टूट जाएगा, इसलिए अपन दाल, मेथी, मेथी पालक ये सब खा लेते हैं। अगर इनको कच्चा खा के दिखाओ, नहीं खा सकते अपन, थोड़ा बहुत खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं खा सकते, क्यों, क्योंकि अपने अंदर सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है, लेकिन घोड़े में सेल्यूलोज का पाचन होता है, घोड़ा मोनोगेस्ट्रिक है, फिर भी घोड़े में सेल्यूलोज का पाचन होता है, किसकी सहायता से, सीकम की सहायता से, सीकम में सेल्यूलोज का पाचन होता है। ठीक है, तो सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता नॉन रूमिनेंट में, लेकिन घोड़े में होता है। अगला, अब मुझे बताओ, बताओ मुझे, रूमिनेंट्स में एंड प्रोडक्ट क्या होता है, एंड प्रोडक्ट मतलब अंतिम उत्पाद क्या होता है रूमिनेंट्स में, बताओ मुझे जल्दी, रूमिनेंट्स में अंतिम उत्पाद क्या होता है, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो अंतिम उत्पाद जो है मेन वो क्या है, वो है वोलेटाइल फैटी एसिड। ठीक है, वोलेटाइल फैटी एसिड, वसी अम्ल। ठीक है, जबकि इनमें क्या है, नॉन डोमिनेंट में ग्लूकोज, कौन है, ग्लूकोज। ठीक है, अंतिम उत्पाद क्या है, ग्लूकोज, किसका अंतिम उत्पाद पूछा, कार्बोहाइड्रेट का, तो रूमिनेंट में कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या है, वोलेटाइल फैटी एसिड, जबकि नॉन रूमिनेंट में कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज के आगे कुछ बनता है क्या, नहीं ना। ठीक है, अगला, कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ पे होता है, रूमिनेंट में, तो रूमिनेंट में कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ होता है, रूमेन में, किसकी सहायता से, माइक्रोब सूक्ष्म जीव की सहायता से, समझ में आ रहा है, पढ़ाया मैंने इससे पहले, तो रूमेन में होता है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ होता है, रूमेन में, जबकि इनमें कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में, आंत में। अब बताओ मुझे नेक्स्ट, वसा का, वसा का सब डाइजेशन कहाँ होता है, वसा का, रूमेनेंट्स में सबसे ज़्यादा वसा का डाइजेशन कहाँ होता है, रूमेन में, ध्यान रखना वसा का भी रूमेन में होता है, तो वसा का डाइजेशन भी रूमेन में होता है, ये ध्यान रखना, बहुत सी बुक गलत लिखती होगी, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ सही बता रहा, तो मैं सबसे ज़्यादा वसा का डाइजेशन भी कहाँ होता है, रूमेन में। ठीक है, और इनमें कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में, पढ़ाऊँगा आगे तुम्हें मैं, लाइपेज एंजाइम वगैरह सब, अपने क्या बोलते हैं, पेनक्रियाटिक जूस के एंजाइम, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, न्यूक्लियस, लाइपेज, 6 एंजाइम आते हैं, जिसमें लाइपेज जो है वो बदलता है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट तो कुछ नहीं, सब खत्म कर दिया अपन ने ना, तो इसके एग्जाम्पल क्या है, केटल, बफेलो, शीप, गोट। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, कुत्ता, घोड़ा, पिग, मैन। ठीक है, ठीक है, चलो
तो ये अपन ने पढ़ लिया कंपैरिजन बिटवीन रूमिनेंट्स एंड नॉन रूमिनेंट्स। अब देखो, अब आ जाओ यहाँ पे। कल कल कहाँ पे खत्म किया था अपन ने? ठीक है, कल कहाँ पे खत्म किया था? टीथ पे। मैंने तुम्हें टीथ एकदम अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है, दांत बहुत अच्छे से पढ़ाया था, दांत का फॉर्मूला जो है एकदम अपन ने अच्छे से पढ़ा था अपन ने, ठीक है। अब अपन दांत के बाद आते हैं, माउथ केविटी चल रही थी ना, तो अपन दांत के बाद आते हैं अब किस पे? फेरिंग्स पे, ग्रसनी पे। भाई ग्रसनी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और ग्रसनी को जो है ऐसे ही नेग्लिजिबल कर देते हैं, लेकिन ग्रसनी से क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे वाले बनते हैं, अच्छे वाले क्वेश्चन। तो देखो ग्रसनी से क्या क्वेश्चन बनेगा, देखो इधर। चलो ग्रसनी के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्रसनी क्या है बताया मैंने तुम्हें, ये कॉमन है उभयनिष्ठ मार्ग है पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के लिए। पहली चीज समझ में आई, ये पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के लिए कॉमन रूट है, ठीक है। दूसरा, कहाँ पे उपस्थित होती है? माउथ केविटी, मुख गुहा के पीछे, मुख गुहा के पीछे। मुख गुहा कहाँ पे खत्म होता है? ग्रसनी में, ठीक है। अब जो क्वेश्चन बनता है वो सुनो, ग्रसनी की कितनी ओपनिंग्स होती है? ग्रसनी की कितनी ओपनिंग्स होती है? तो ये क्वेश्चन बनता है। तो कितनी ओपनिंग्स होती है? 7। ग्रसनी की कितनी ओपनिंग होती है? 7 ओपनिंग मतलब, ठीक है, ओपन मतलब ग्रसनी कहाँ कहाँ पे खुलती है, कितनी ओपनिंग होती है, ठीक है, 7 ओपनिंग होती है। तो देखो गिनते, ऐसे नहीं गिनेंगे अपन, अच्छे से गिनेंगे यहाँ, ऐसे नहीं गिनेंगे, ठीक है। तो देखो अच्छे से गिनते, चलो आ जाओ अपनी एनाटोमी पे। एनाटोमी में क्या पढ़ते हैं अपन? एंटेरियर पढ़ते हैं अपन, पोस्टीरियर पढ़ते हैं अपन, डोर्सल पढ़ते हैं अपन, वेंट्रल पढ़ते हैं, और लेटरल। यहाँ मीडियल नहीं पढ़ना है, ठीक है, इतना ध्यान रखना बस। चलो एनाटोमी वाला पोर्शन। तो एंटेरियर मतलब आगे, मतलब ग्रसनी एंटेरियरली मतलब आगे की ओर कहाँ खुलती है? तो कहाँ खुलेगी ग्रसनी? ग्रसनी के आगे कौन है? मुख गुहा। तो लिख रहा हूं मैं, मुख गुहा। तो बताओ ग्रसनी के पीछे, ग्रसनी के पीछे कौन है? पोस्टीरियर दिख रहा है क्या तुम्हें? दिख रहा क्या? दिख रहा है। तो बताओ ग्रसनी के पीछे कौन है? बताओ। ईसोफेगस, आहार नाल, आहार नाल। तो बताओ ग्रसनी के ऊपर कौन है? नाक के छिद्र, जो नाक के जो छेद है वो कहाँ पे खुलते हैं? ग्रसनी के ऊपर। तो क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर नेयर्स, ठीक है, पोस्टीरियर नेयर। नेयर मतलब, ठीक है, छिद्र, नेयर, नासाकर, पोस्टीरियर नेयर्स। वेंट्रली, वेंट्रल मतलब नीचे की ओर। बताओ ग्रसनी के वेंट्रली कौन होगा? लेरिंग्स, लेरिंग्स। ग्रसनी के नीचे कौन होगा? लेरिंग्स। और अब बताओ लेटरली, यानी ग्रसनी के पार्श्व में कौन होगा? यूस्टेशियन की नलिका, यूस्टेशियन की नलिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी अच्छे से पढ़ लेना, ये एकदम लेवल का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। यूस्टेशियन ट्यूब। तो भाई मैंने तो 7 ओपनिंग की बात की थी, तो 5 ही हुई। ये तो कितनी हुई? 5 ही हुई। तो ध्यान रखना, यूस्टेशन ट्यूब तुमने पढ़ा होगा। यूस्टेशन ट्यूब कहाँ होती है? ये कान में होती है। कान में भी कहाँ होती है? मिडल ईयर में होती है। और मिडल ईयर में ये होती है, और ये क्या करती है? कान के दाब को बनाए रखती है, ठीक है, दाब को बनाए रखती है। तो मेरे को बताओ कान कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो एक कान से एक यूस्टेशन नलिका, तो 2 कान से कितनी? 2। तो यहाँ पे कितनी यूस्टेशन नलिका? 2। समझ में आ रहा क्या? तो मुझे बताओ, छिद्र, नाक वाले छिद्र कितने होंगे, कितने खुलेंगे? अपने एक नाक के एक छेद है कि 2 छेद है? 2 है ना। तो कितने छिद्र खुलते हैं? 2। तो पोस्टीरियर नेयर कितने होंगे? 2। तो कितने हो गए? 1, 2, 2 4, और 5, और 2 7। समझ में आ रहा क्या? तो इस तरह से पढ़ना है। एंटेरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल, वेंट्रल, लेटरल। एंटेरियर मुख गुहा, पोस्टीरियर आहार नाल, डोर्सल, पोस्टीरियर वेंट्रल, लेरिंग्स, लेटरल यूस्टेशन ट्यूब। समझ में आ रहा है? ये खत्म हो गई ग्रसनी। तो बस ग्रसनी का इतना ही पोर्शन था, और जो इंपॉर्टेंट था वो बता दिया मैंने तुम्हें। अब ग्रसनी के बाद क्या आता है? ग्रसिका, यानी ईसोफेगस। ईसोफेगस ना। तो देखो ईसोफेगस, ईसोफेगस पहले तो बताओ ईसोफेगस की लोकेशन क्या है, कहाँ से कहाँ के बीच होती है? तो मुझे बताओ, जैसे ही ग्रसनी खत्म होती है तो ग्रसिका स्टार्ट होती है, इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी? फेरिंग्स से लेके कहाँ तक? कहाँ खुलती है? कहाँ खुलती है ये?
स्टोमक में, स्टोमक में, हाँ आमाशय में, आमाशय के कौन से पार्ट में, कार्डियक पार्ट में, तो यहाँ लिख दो कार्डिया। तो इसोफेगस की लोकेशन क्या होगी, फेरिंग से लेके कार्डिया के बीच। समझ में आ रहा है कि सभी को, ठीक है चलेगा। अब देखो, अब देखो इसोफेगस ये आ रही है अपनी, तो मुझे बताओ गर्दन वाला पार्ट ना, गर्दन वाले पार्ट से आ रही है ना, देखो गर्दन वाला पार्ट, गला वाला पार्ट, गला गले से आ रही है, नीचे आ रही है, कहाँ आ रही है, चेस्ट वाले पार्ट में, सीने जहाँ पे फेफड़े उपस्थित होते हैं, तो गर्दन वाले पार्ट में भी है इसोफेगस और चेस्ट वाले पार्ट में भी है, दोनों पार्ट में है ना। तो मुझे बताओ, एनाटोमी पढ़ी है तुमने, तो गर्दन वाले पार्ट मतलब गले वाले पार्ट, इसको कौन सा बोलते हैं, सर्वाइकल पार्ट। कौन सा पार्ट, सर्वाइकल पार्ट। और नीचे वाला ये कौन सा है, चेस्ट वाला, इसे कौन सा बोलेंगे, थोरेसिक पार्ट। थोरेसिक पार्ट, सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर, सेक्रल, कॉक्सिजियल। इसी तरह इसोफेगस सर्वाइकल और थोरेसिक दोनों रीजन में होती है। समझ में आ रहा है। तो इसोफेगस को दो भागों में बांटा गया है, सर्वाइकल और थोरेसिक। आगे, एवरेज लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई, तो इसकी लंबाई कितनी है, एवरेज 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई इसकी 5 सेंटीमीटर। तो एवरेज लंबाई 90 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है, किसकी, ईसोफेगस की। समझ में आ रहा है। चलो, इसका काम क्या है, इसका काम यही है कि ये खाने को और पानी, फूड एंड वाटर, खाना पीना जो भी खा रहा है एनिमल, उसको मार्ग प्रदान करती है, ठीक है। चलो, अब बात होगी हमारी ईसोफेगस की। ईसोफेगस कहाँ खुली, स्टोमक में, तो अब स्टोमक की बात करेंगे। तो ये जो भी बात हो रही है रूमिनेंट के लिए हो रही है, ठीक है। तो जो मैंने ईसोफेगस की लंबाई बताई ना, चौड़ाई, वो भी रूमिनेंट की है, कुत्ते बिल्ली की मत मान लेना, रूमिनेंट। स्टोमक, अब आती है स्टोमक की बात, तो देखते जाना जल्दी जल्दी, क्या बोल, पॉइंट बता रहा हूँ, फटाफट सुनते जाना पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, रूमिनेंट स्टोमक में इसे कंपाउंड स्टोमक भी बोला जाता है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा चेम्बर होते हैं, 1 2 3 4, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कंपाउंड स्टोमक, कंपाउंड स्टोमक। दूसरा, कौन कौन से पार्ट इसके, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, अबोमेजम, ठीक है। तो जो पहले तीन कंपार्टमेंट है, रूमेन, रेटिकुलम और ओमेजम, पहले तीन कंपार्टमेंट है, इनको फोर स्टोमक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फोर स्टोमक बोला जाता है। पहले तीन कंपार्टमेंट को क्या बोला जाता है, फोर स्टोमक। और लास्ट का कंपार्टमेंट कौन सा बचा, अबोमेजम। तो अबोमेजम को क्या बोलेंगे, तो अबोमेजम को हाइंड स्टोमक या फिर ट्रू स्टोमक कहा जाता है, ट्रू स्टोमक कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलो, अब मुझे बताओ रूमेन की कैपेसिटी कितनी रहती है, ठीक है। अभी तो स्टोम, बाद में माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो, हाँ। स्टोमक की जो कैपेसिटी है, मैं रूमेन की बाद में पूछूंगा, स्टोमक की पूछ रहा हूँ। तो रूमिनेंट के जो स्टोमक है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 100 से लेके 230 लीटर, 100 से लेके 230 लीटर। समझ में आ रहा है, 100 से लेके 230 लीटर इसकी कैपेसिटी होती है, डिपेंडिंग द साइज ऑफ एनिमल। जितना बड़ा एनिमल होगा उसकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी, जितना छोटा एनिमल होगा उसकी कैपेसिटी उतनी छोटी होगी, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी स्टोमक की। अब स्टोमक का पहला पार्ट कौन सा है अपना, रूमेन। तो रूमेन को क्या बोला जाता है, रूमेन का दूसरा नाम क्या है, पता है क्या किसी को, बताओ, पता है क्या रूमेन का दूसरा नाम, क्या बोलते हैं, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। रूमेन का दूसरा नाम क्या है, पाउच, पाउच, ठीक है, पाउच। चलो, तो रूमेन का दूसरा नाम हो गया पाउच। तो दूसरा और क्या है इसमें, तो रूमेन जो है फर्स्ट कंपार्टमेंट है, क्या ये, फर्स्ट कंपार्टमेंट है ये, ठीक है। सबसे बड़ा कंपार्टमेंट भी यही है और फर्स्ट कंपार्टमेंट भी यही है। सबसे बड़ा कैसे, तो देखो इसका फर्स्ट कंपार्टमेंट क्यों बोला, इसको सबसे बड़ा क्यों बोला, क्योंकि ये 70 से 80% पार्ट बना रहा है, 70 से 80% पोर्शन
100 में से 80% लाना, देखो समझ में आ रहा है। तो रूमेन जो है 80% होता है 100 में से। अगला, इसलिए सबसे बड़ा कंपार्टमेंट है। अब मुझे बताओ कहाँ पे उपस्थित होता है रूमेन? राइट साइड में, लेफ्ट साइड में? तो पता है यार, अपन लेफ्ट साइड में तो बोलते हैं, लेफ्ट साइड में, ठीक है। रूमेनोटोमी किधर करते हैं? लेफ्ट साइड में, राइट साइड में? लेफ्ट साइड में। मोटिलिटी कहाँ चेक करते हैं रूमेन की मोटिलिटी? लेफ्ट साइड में, राइट साइड में? लेफ्ट साइड में। ब्लोट के लिए गैस कहाँ से निकालते हैं? लेफ्ट साइड से, राइट साइड से? लेफ्ट साइड से। तो रूमेन कहाँ है? लेफ्ट साइड में उपस्थित है, किसकी? एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। रूमेन कहाँ से कहाँ तक स्थित होता है? तो जैसे ही डायफ्राम खत्म होता है, जस्ट रूमेन स्टार्ट होता है, और मतलब रूमेन स्टार्ट होता है और कहाँ तक? पेल्विस तक। तो रूमेन कहाँ से स्टार्ट हुआ? डायफ्राम के जस्ट पीछे से, और कहाँ तक खत्म हुआ? पेल्विस। अब देखो आगे और क्या है, रूमेन की बातें सुनते जाना अच्छे से। और क्या है? रूमेन के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? डोर्सल सेक और वेंट्रल सेक। डोर्सल सेक और वेंट्रल सेक, इन दोनों पार्ट को कौन डिवाइड करता है? कि कौन सा डोर्सल है, कौन सा वेंट्रल है, कौन डिवाइड कर रहा है? तो यहाँ पे पिल्लर उपस्थित होते हैं, ऐसे पिल्लर। तो ये पिल्लर, इन्हें बोलते हैं पिल्लर्स। तो ये पिल्लर्स रूमेन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डोर्सल और वेंट्रल सेक। समझ में आ रहा है? ध्यान रखना बस तुम तो, कि रूमेन के दो सेक होते हैं, डोर्सल सेक और वेंट्रल सेक। रूमेन की मोटिलिटी कितनी होती है? रूमेन की मोटिलिटी मैंने तुम्हें बताई है, और जो तुम्हारे काम आने वाली फील्ड लेवल पे, तो 2 मिनट में 3 बार और 5 मिनट में 8 बार रूमेन की मोटिलिटी होती है, ठीक है। रूमेन की पीएच कितनी होती है? रूमेन की पीएच 6.5 टू 6.8, ये रूमेन की पीएच होती है। रूमेन का टेम्परेचर कितना होता है? 39 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है, ठीक है। रूमेन की इंटरनल सरफेस, आंतरिक सतह कैसे दिखती है? तो रूमेन की आंतरिक सतह कैसे दिखती है? टावेल की तरह। कौन सा टावेल? टर्किश टॉवेल। तो टर्किश टॉवेल की तरह इसकी संरचना दिखती है, टर्किश टॉवेल लाइक अपीयरेंस ऑन इट्स इनर साइड। इसकी आंतरिक सतह टर्किश टॉवेल लाइक दिखती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, और क्या रूमेन के बारे में? तो देखो, रूमेन ईसोफेगस, ईसोफेगस कहाँ खुलती है? सबसे पहले रूमेन में खुलती है ना। तो रूमेन में ईसोफेगस खुलती है, ठीक है। ये तो गया ईसोफेगस, और रूमेन में खुलेगी ना। तो कौन सा, यहाँ कौन सा पार्ट होगा बताया मैंने तुम्हें? कार्डियक पार्ट। तो किस पार्ट को क्या बोलते हैं? कार्डियक। ध्यान रखना, कार्डियक पार्ट जरूरी नहीं सिर्फ ग्लैंडुलर स्टोमक होगा तभी कार्डियक पार्ट यूज होगा। ध्यान रखना, कार्डियक वर्ड, जब भी कोई चीज़ सबसे ऊपर होती है, यानी कोई भी चीज़ जिस सिरे पर खुलती है, ऊपरी सिरे पर, उसे बोलते हैं कार्डिया, उसे बोलते हैं कार्डिया। यूँ नहीं कि कार्डियक लिखा तो यार ये तो ग्लैंडुलर स्टोमक नहीं है, तो तुमने कार्डियक कैसे लिख दिया? तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कार्डियक वर्ड यहीं यूज़ नहीं करते, और भी जगह यूज़ करते हैं। तो किस जगह पे? जहाँ ओपनिंग खुलती है ऊपरी सिरे पे, उसे बोलते हैं कार्डियक, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो रूमेन जो है ईसोफेगस से अटैच रहता है एक ओपनिंग के द्वारा, वो कौन सा पार्ट है? कार्डियक। इसी तरह रूमेन, रूमेन का अगला चेंबर कौन सा है? रेटिकुलम। ये रेटिकुलम ये बना रहा हूँ मैं नीले से। इसी तरह रूमेन रेटिकुलम में एक ओपनिंग से रहता है, उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? रोमेनो रेटिकुलर ओपनिंग। क्या बोलते हैं इसको? रोमेनो रेटिकुलर ओपनिंग। समझ में आ रहा क्या? तो ईसोफेगस जब रूमेन में खुली तो कौन सा है? कार्डियक वाला पार्ट है। और ये रूमेन रेटिकुलम में खुलता है तो कौन सा वाला पार्ट है? रूमेनो रेटिकुलर ओपनिंग, ठीक है। तो ये बात खत्म होगी अपनी रूमेन की, ठीक है। अब रूमेन के थोड़े फंक्शन देख लेते, थोड़े कार्य देख लेते हैं, रूमेन के फंक्शन क्या क्या है। क्या है फंक्शन? सबसे पहली चीज स्टोरेज ऑफ फूड, फूड का संग्रहण करना, ठीक है। और क्या करता है? ठीक है, रूमेन की मोटिलिटी से फूड जो है पूरा अच्छी तरह से मिल जाता है। अगर रूमेन की मोटिलिटी नहीं होती तो फूड मिल पाता क्या? नहीं मिल पाता। इसे रूमेन की मोटिलिटी से पूरा फीड अच्छे से मिल जाता है, तो मिक्स करने का काम करता है ये फीड को। समझ में आ रहा है क्या? और क्या है? बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, उसको सिंथेसिस करने का काम भी कौन करता है? रूमेन। तो बी कॉम्प्लेक्स जो भी विटामिन है अपने, ठीक है, वाटर सोल्यूबल, जल में घुलनशील विटामिन बी एंड सी, ठीक है। तो बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन है उनको संश्लेषण करने का काम कौन करता है? वुमेन। आगे प्रोटीन का
वसा का और कार्बोहाइड्रेट का सूक्ष्मजीवीय पाचन, माइक्रोबियल डाइजेशन। सूक्ष्मजीवीय पाचन कहाँ पे होता है? रूमेन में होता है। ठीक है, रूमेन में कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है? वोलेटाइल फैटी एसिड। तो वोलेटाइल फैटी एसिड कहाँ पे अवशोषित होगा? रूमेन में। तो वोलेटाइल फैटी एसिड का अवशोषण भी कौन करता है? रूमेन। अब मुझे बताओ लार में क्या उपस्थित था? बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस। तो ये जब बाइकार्बोनेट रूमेन में आएगा तो केमिस्ट्री पढ़ी है सबने, तो क्या बनाएगा? वाटर और CO2। वाटर और CO2। अब ये वाटर और CO2 इतना ज़्यादा बनेगा, पानी तो क्या है, पानी तो बाद में अवशोषित हो जाएगा ना उधर ओमेजम में जाके, लेकिन जो CO2 बना, इस CO2 का क्या करेंगे? तो ये CO2 क्या होता है बताओ? बाहर निकलता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? CO2 बाहर निकलता है, उस क्रिया को क्या बोलते हैं? मुंह के द्वारा बाहर निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? बेल्चिंग। ठीक है, तो ये CO2, हाँ, मुंह के द्वारा बाहर निकलता है, उसे क्या बोलते हैं? बेल्चिंग। ठीक है, बेल्चिंग। लेकिन क्या कई बार क्या होता है, ये CO2 मुंह के द्वारा बाहर नहीं निकल पाता, बेल्चिंग नहीं हो पाता। उस कंडीशन में क्या हो जाता है? आफरा आ जाता है, ब्लोट हो जाता है, टिम्पेनी हो जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी CO2 तो कंटिन्यू बनती जा रही है, बनती जा रही है और निकल नहीं पा रही है, तो क्या जाएगा? आफरा आ जाएगा। ठीक है, तो अपने को क्या करना चाहिए वो पढ़ेंगे मेडिसिन में। चलो अभी नेक्स्ट, और क्या करता है? ठीक है, अब आ जाओ रेटिकुलम पे। रेटिकुलम, रेटिकुलम दूसरा कंपार्टमेंट है, पहला रोमेन था, दूसरा रेटिकुलम था। रेटिकुलम सेकंड कंपार्टमेंट, सेकंड कंपार्टमेंट। सबसे छोटा कंपार्टमेंट भी रेटिकुलम ही है, ध्यान रखना, सबसे छोटा। कुछ बच्चे बुक में गलत लिख रखा है तुम्हारे, कौन सी बुक है वो? शिखा है ना, कौन सी बुक है? तो सबसे छोटा कंपार्टमेंट कौन है? रेटिकुलम सबसे छोटा कंपार्टमेंट है। अब दूसरा, कितना परसेंट बनाता है ये सिर्फ 5% होता है टोटल, टोटल स्टोमक का सिर्फ 5%, जबकि रोमन कितना था? 70 से 80%। अगर इसकी इनर सरफेस को देखें तो ये कैसी दिखती है? ऐसी दिखती है। हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखती है किसमें? रेटिकुलम में। ये हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर क्यों बनी हुई है, इसके पीछे का रीज़न है। क्या होता है, कई बार गाय भैंसे जो है खाने के साथ, चारे पानी के साथ नुकीले पदार्थ, कील, कांटा, सुई, ठीक है, पत्थर, कुछ भी चीज़, कुछ भी लोहे की चीज़ वो खा जाती है। और मैंने तुम्हें बताया कि ये जो गाय भैंसे हैं स्टार्टिंग में जो खाती है सीधा निगल जाती है, कुछ नहीं देखती, खाया निकला, कील आई घास के साथ, खाई निकली, क्योंकि चबाते तो है नहीं पहले, सीधा निकल जाते हैं। तो क्या होगा? तो ये चीज़ें नीचे अंदर जाती है और किसके उलझ जाती है? रेटिकुलम में। रेटिकुलम की स्ट्रक्चर ऐसी बनी हुई है कि ये रेटिकुलम में जाके फंस जाती है, रेटिकुलम में जाके फंस जाती है। इसलिए रेटिकुलम को टूल बॉक्स भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? टूल बॉक्स। ये सामान को इकट्ठा करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट, डायफ्राम के, इसकी लोकेशन क्या है रेटिकुलम की? तो ध्यान रखना, रेटिकुलम की जो लोकेशन है वो डायफ्राम के जस्ट पीछे होती है। क्या होती है? डायफ्राम के जस्ट पीछे। डायफ्राम, डायफ्राम के जस्ट पीछे कौन है? रेटिकुलम। तो समझ में आ रहा है? डायफ्राम के जस्ट पीछे और हार्ट के अपोजिट साइड में, यानी इधर ये है तो हार्ट इधर हो जाएगा। ठीक है, तो हार्ट के अपोजिट साइड में। चलो नेक्स्ट, हाँ मुझे बताओ, रेटिकुलम के आगे कौन सा चेंबर है? ओमेजम। और रेटिकुलम के पीछे कौन सा चेंबर है? तो इधर लिख रहा हूं मैं, ये रूमेन, एक मिनट को, रूमेन, रेटिकुलम और ओमेजम। तुम बताओ जल्दी जल्दी। रेटिकुलम, रूमेन से एक ओपनिंग के द्वारा, कौन सी ओपनिंग है? रूमेनो रेटिकुलर ओपनिंग। इसी तरह ये कौन सी ओपनिंग है? इसी तरह ये वाली ओपनिंग कौन सी है? रोमेनो, कौन सी बताओ? रेटिकुलो
ओमेजल, ठीक है, नाम से पता चल रहा है, रूमेनो रेटिकुलर और रेटिकुलो ओमेजल, तो ये दो ओपनिंग है, रूमेनो रेटिकुलर और रेटिकुलो ओमेजल ओपनिंग, ठीक है। चलो, काम क्या है रेटिकुलम का, तो इसका यही काम है कि ये जो है फॉरेन बॉडी, फॉरेन बॉडी मतलब फॉरेन बॉडी, जब भी नाम आए तो फॉरेन बॉडी का मतलब कुछ मत समझना, फॉरेन बॉडी का मतलब फॉरेन बॉडी, फॉरेन बॉडी का मतलब कील, पत्थर, तार, ये सब फॉरेन बॉडी है। तो फॉरेन बॉडी को कलेक्ट करने का काम करता है, इकट्ठा करने का काम करता है, ठीक है। एक तरह से यूँ बोल सकते हैं कि ये छलनी की तरह काम करता है, छलनी, चाय छलनी होती है ना, चाय पत्ती ऊपर ऊपर, चाय चाय नीचे नीचे, तो ये ऐसे ही करता है, जो भी फूड है, फूड में जो भी तिकोने पदार्थ है, फालतू है, उसको जमा करने का काम करता है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा काम क्या है इसका, रीगर्जिटेशन। तो रीगर्जिटेशन कहाँ से हुआ था, रेटिकुलम से कड का वापस मुंह में आना, क्या कहलाता है, रीगर्जिटेशन। तो रीगर्जिटेशन में कौन हेल्प कर रहा है, रेटिकुलम, ठीक है। तो रीगर्जिटेशन। चलो अगला, ओमेजम। ओमेजम का काम क्या है, ओमेजम थर्ड कंपार्टमेंट है, तीसरा कंपार्टमेंट है, ठीक है, गोल आकृति का होता है और 7 से 8% भाग बनाता है, 7 से 8% भाग, ठीक है। कहाँ पे स्थित होता है, तो ध्यान रखना, ओम पे स्थित होता है, कहाँ पे स्थित होता है ओमेजम, राइट साइड में। रूमेन रेटिकुलम कहाँ थे, लेफ्ट साइड में, लेकिन हेलो, हेलो, अभी आ रही है क्या आवाज, अभी आ रही है, ठीक है। तो देखो, रूमेन रेटिकुलम कहाँ पे थे, लेफ्ट साइड में, लेकिन ओमेजम कहाँ पे, राइट साइड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमेजम कहाँ पे स्थित है, राइट साइड में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ओमेजम में क्या होते हैं, बताया ना तुम्हें मैंने, ओमेजम में क्या होते हैं, फोल्ड होते हैं, ऐसे फोल्ड होते हैं, ये क्या करते हैं, सतही क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, इसकी वजह से पानी का अवशोषण ज्यादा होता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, लेमिनी, क्या बोलते हैं इसको, फोल्ड को, लेमिनी, लेमिनी, लेमिनेट, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट, जल्दी 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 जल्दी, क्या है, ओमेजम है, ओमेजम के आगे कौन है, रेटिकुलम, ओमेजम के, सॉरी, ओमेजम के पीछे कौन है, रेटिकुलम, ओमेजम के आगे कौन है, अबोमेजम। तो बताओ ओपनिंग जल्दी, ओपनिंग बताओ जल्दी, कौन कौन सी ओपनिंग है, तो ये वाली ओपनिंग कौन सी होगी, रेटिकुलो ओमेजल ओपनिंग, रेटिकुलो ओमेजल ओरिफाइसिस, और ये वाली कौन सी होगी, ओमेजो अबोमेजल ओरिफाइसिस, ओमेजो अबोमेजल ओरिफाइसिस। चलो, फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है, ये 50% पानी को ले लेती है, जो खाना आता है ना उसमें तो 50% पानी का अवशोषण कौन कर लेता है, ओमेजम, किसकी सहायता से, फोल्ड की सहायता से। और जो अपने वोलेटाइल फैटी एसिड बन लेते हैं, ठीक है, वोलेटाइल फैटी एसिड, तो उनका अवशोषण कहाँ हो रहा था, रोमेन में, और आधा अवशोषण कहाँ होता है, ओमेजम में, ठीक है। रोमेन में भी अवशोषण हो रहा था, और कहाँ पे हो रहा है, ओमेजम में भी हो रहा है। आगे, ये बड़े बड़े जो फूड के पार्टिकल है, बड़े बड़े खाने के जो पार्टिकल है, उसको छोटे छोटे भागों में पीसने का काम भी करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलो, ये हो गया अपना ओमेजम का काम। अब लास्ट अबोमेजम, फटाफट देख लो ना, अबोमेजम, फोर्थ कंपार्टमेंट है, चौथा कंपार्टमेंट है, इसको सत्यामाशय भी कहा जाता है, ट्रू स्टोमक भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट रहती है, इसमें ग्लैंड्स उपस्थित रहती है, ग्रंथि उपस्थित रहती है, ठीक है। और ये इस ग्रंथि की उपस्थित होने के कारण जो अपोमिज्म है, ये नॉन रूमिनेंट या मोनोगेस्ट्रिक एनिमल के आमाशय की तरह दिखता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका भी ये बताओ कितना पोर्शन होता है, ये भी 7 से 8% होता है, कितना होता है, 7 से 8। तो जितना ओमेजम था उतना ही, कितना उतना ही क्या होता है, अपोमिज्म। तो ध्यान रखना, ओमेजम और अपोमिज्म लगभग बराबर होते हैं, लगभग बराबर होते हैं, ओमेजम और अपोमिज्म, ठीक है, ओमेजम और अपोमिज्म क्या होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। ये कहाँ पे स्थित है, ये जो अपनी एब्डोमिनल केविटी होती है उसकी फ्लोर पे, फ्लोर मतलब समझ में आ रहा है, फ्लोर मतलब फर्श पे, तो एब्डोमिनल केविटी की फ्लोर पे उपस्थित होता है,
ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये था अपना अबोमिज्म, लास्ट कंपार्टमेंट। अभी और क्या है? अब मुझे बताओ, मैंने तुम्हें पढ़ा है इससे पहले, बताओ जल्दी फटाफट। ये अबोमिज्म है, ठीक है। तो अबोमिज्म का जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर मतलब आगे वाला, और पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला, टर्मिनल पार्ट, ये तो एंटीरियर और ये टर्मिनल, ठीक है। और कार्डियक की बात अपन कर चुके हैं। कार्डियक की बात अपन ने कहाँ पे की, बताओ जल्दी। कार्डियक की बात अपन ने कहाँ पे की? इसोफेगस जब रूमेन में खुलती है तो वाला पोर्शन कौन सा था? कार्डियक पोर्शन। कार्डियक वहां पे खत्म हो गया, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, अरे फोन आया था, चलो चलो। तो अपन, हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? ठीक है ठीक है ठीक है, देखो देखो, तो कार्डियक की बात अपन कर चुके हैं, कार्डियक की बात अपन कर चुके हैं। तो यहाँ किस किस की बात करेंगे? तो अबोमिज्म का जो आगे वाला पार्ट है, इसे क्या बोलेंगे? फंडिक पार्ट, फंडिक पार्ट। और फिर नीचे वाला कौन सा है? पाइलोरिक, पाइलोरिक पार्ट। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फंडिक पार्ट और पाइलोरिक पार्ट। तो अबोमिज्म का एंटीरियर पार्ट कौन सा कहलाता है? फंडक पार्ट। और पोस्टीरियर पार्ट कौन सा, यानी टर्मिनल पार्ट कौन सा कहलाता है? पाइलोरिक पार्ट। किसकी तरह है ये? सेम मोनोगेस्ट्रिक एनिमल की तरह है, सेम। ठीक है, अब यहाँ इसोफेगस तो खुल नहीं रही है, यहाँ तो कौन है इसके आगे? ओमेजम है। अगर इसोफेगस खुल जाती तो अपन कार्डिक बोल देते, लेकिन वो इसोफेगस खुली नहीं। इधर तो कौन खुल रहा है? ओमेजम खुल रहा है। तो दो पार्ट हो जाएंगे, कौन कौन सा? फंडिक और पाइलोरिक पार्ट। समझ में आ रहा है? चलो, अब मुझे बताओ, ये अपना अबोमिज्म, तो अबोमिज्म के, एक मिनट हाँ। ये अपना अबोमिज्म, अबोमिज्म का आगे कौन है? ओमिज्म। सॉरी, पीछे कौन है? ओमिज्म। और आगे कौन है? बताओ आगे, अबोमिज्म के आगे कौन है? बताओ जल्दी, बता मालो, फटाफट। आगे रे, पीछे नहीं पूछा मैंने, आगे। ठीक है, छोटी आंत का, छोटी आंत का कौन सा पार्ट? ड्यूडेनम। ठीक है, तो देखो, तो ओमेजम जो है, ये देखो, अपोमेजम जो है एंटेरियरली मतलब आगे की तरफ, एंटेरियरली तो किस में, किसके साथ कनेक्ट रहता है? ओमेजम के साथ। और पोस्टेरियरली पीछे की तरफ किससे कनेक्ट रहता है? ड्यूडेनम के साथ। ठीक है, तो एंटेरियरली मतलब आगे की तरफ जो कनेक्ट रहेगा, इस कनेक्शन को क्या बोलेंगे? ओमेजो अबोमेजल। ये तो पता चल रहा है, ओमेजो अबोमेजल।